गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में, चैनल डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। आज बात करेंगे कि ईरान को बड़ी सफलता मिली जब एक F-35 विमान को एक किस्म से क्या कहते हैं कि गिराने में उसको सफलता मिली है। हालांकि वो सफलतापूर्वक लैंड कर गया, लेकिन सुना है कि F-35 का विमान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और वो शायद अब यूज़ नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही क्या कहते हैं कि लूला डिसिल्वा ने जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्रंप को स्लैम किया है, एक किस्म से बहुत कंडेम किया है। और ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है कि जहां उनका कहना है कि इस दुनिया की इस जहांगीर का एक ही आदमी मालिक नहीं हो सकता, और ट्रंप साहब इस पूरी कायनात के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चाइना का जो क्या कहते हैं गेम ऑफ पावर इस समय देखने वाला है, और कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां पर चाइना अपनी एक सूक्ष्म और पैनी नज़र इस टाइम अमेरिका की कैपेबिलिटी पर लगाकर बैठा हुआ है। चाइना को अब लग गया है कि अमेरिका उतना पावरफुल नहीं है जितना वो दिखाई देता है। चाइना को ये भी पता लग गया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि जो उसके 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिनको वो बड़ा बलशाली बताता था, लॉयंस बताता था, वो सिटिंग डक हैं, उनको कभी भी डुबोया जा सकता है। वो तो ईरान से भाग रहे हैं, तो चाइना के सामने उसके तट पर आ गए तो क्या टिकेंगे। इसके ऊपर हम डेफिनेटली बात करने जा रहे हैं डिटेल में आज। और ये टॉपिक भी है कि चाइना इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर गेम ऑफ वॉर इन द अरब कंट्रीज एक्चुअली। तो आप सबको स्वागत है, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। तो चलिए आपसे सबसे पहले हम F-35 की चर्चा शुरू करते हैं। तो अमेरिका का जो प्राइड है F-35, उसकी इज्जत पर बहुत बड़ा बट्टा लग गया है। आसमान के अंदर भी अमेरिका महाशक्ति नहीं रहा है, और उसके बहुत सारे जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो हमने पहले वर्ल्ड व्यू के अंदर भी बताया है कि वो ज़मीन पर आते नज़र आ गए, क्रैश हो गए हैं। लेकिन F-35 को बड़ा नुकसान हुआ। इसके वीडियोज इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बड़े इस समय वायरल हो रहे हैं, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी गंवा दिए हैं। टैंकर तो 7-7 टैंकर एयरक्राफ्ट गंवा दिए हैं, 4 फाइटर एयरक्राफ्ट भी गंवा दिए हैं। और अमेरिका जो खुद को आसमान का सिकंदर मानता आया है, उसकी जो सुपरमेसी है वो भी खतरे में पड़ चुकी है। वो ईरान जिसको वो कह रहा था कि उसके पास तो कुछ बचा भी नहीं है, एयरफोर्स भी नहीं है, एयर डिफेंस भी नहीं है, नेवी भी नहीं है, उसने F-35 को मार गिराया है। और इस बीच में IRGC का कहना है कि उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, और मिसाइलें बन रही हैं, और नई नई किस्म की मिसाइलें आ रही हैं जो बिल्कुल प्रेसिशन के साथ जो अटैक करती हैं। खासतौर से ये जो एयरक्राफ्ट आया, इसके बारे में बताया जा रहा है, जो कॉम्बैट मिशन में था और उसको ज़बरदस्त इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, और इसको काफ़ी एक किस्म से क्या कहते हैं कि चोट पहुंची है। एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो शायद वो अगर कुछ रिपेयर भी करना होगा तो उसको कई महीने जाएंगे उसको रिपेयर करने में, तो वो फिर आउट ऑफ स्टफ वॉर हो चुका है। और ये जो एक क्रेडिट है वो जाता है ईरान को। इसके अलावा और भी कई जो इनके टैंकर जो प्लेन थे, वो तो खैर 7 प्लेन तो जा ही चुके हैं, वो तो सबको पता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इनके सैनिक भी घायल हुए हैं और मारे भी गए हैं। तो अब ये चीज़ें अब धीरे धीरे संख्या तो बढ़ती चली जा रही है, और ईरान की बड़ी सक्सेस है कि उसने इस चोट को वहाँ तक पहुँचाया है। एक ख़ास बात जो और निकल कर आ रही है, जिसके बारे में शायद वो ये है कि IRGC ने अब धमकी दी है कि अब मैं तुम्हें अमेरिका में आके मारूंगा, तेरे लीडर्स को मारूंगा, और वहाँ बैठ के जो मेरे गुट हैं, जो मेरे के जो IRGC के जो गुट हैं, ईरान के जो गुट हैं या प्रॉक्सीज के जो गुट हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया, और उससे कहा गया कि ये लोग हमारे लीडरान को मार रहे हैं, आप अमेरिका के अंदर उनके लीडरान को मारो, ताकि उनको पता लगे कि क्या हो रहा है। जब तक उनके घर में आग नहीं पहुंचेगी, ड्रोन्स नहीं पहुंचेंगे, अब अमेरिका को महसूस हो रहा है कि ईरान के ऊपर हाथ डाल के उसने अपने ऊपर खतरा मोल ले लिया है। अभी तक कहीं भी जंग होती थी तो ईरान के अंदर कभी भी उसकी आग नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब कई महत्वपूर्ण इमारतों के ऊपर जो ड्रोन्स देखे गए हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, उन्होंने हड़कंप मचा के रखा हुआ है कि इसका मतलब जो पेनिट्रेशन है प्रॉक्सी ग्रुप का, वो अमेरिका में हो चुका है।
आई एम सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। और एक लूला डिसिल्वा साहब ने बहुत खरी खोटी सुना दी है, और कि तुम तो भाई अपने आप को इस जागीर का मालिक ही समझ बैठे हो। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी भी हैं ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो लूला डिसिल्वा है, ज़बरदस्त तंज कसा है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी की कंडेम करते कहा है कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। दुनिया में किसी को भी सोचने की इजाज़त नहीं दी जाती कि वो दुनिया का मालिक है। और यूएनओ से कहा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली आप खाली क्यों बैठे हैं। और लूला ने कहा कि मैं तो खुद ईरान का जो शासन है उसका समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन ना ही मैंने किसी और से इसको सहमत होने के लिए कहा है। लेकिन आप किसी की दूसरे कंट्री में जाते हैं, आप दूसरे कंट्री में जाके उसके लीडरान को मार देते हैं, और ये तो मंजूर नहीं है। इस बात को तो चाइना ने भी कहा है और रशिया ने भी कहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो बहुत अच्छी खासी आज कमेंट जो थे वो लूला डिसिल्वा ने इनके ऊपर किए हैं। अब आते हैं गेम ऑफ पावर के ऊपर। अब ये गेम ऑफ पावर जो है ना, अब ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता चला जा रहा है साहब। चाइना इसका मेन बेनिफिशियरी है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हो क्या रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूँ। दरअसल क्या है ना, अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, जो यहूदी लोग हैं ना बहुत स्ट्रांग है। तो वो तो किसी को जिंदा छोड़ते भी नहीं है, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनके गुलाम हो चुके हैं। लेकिन जूइश लॉबी को सिर्फ एक ही डर है कि अभी तक तो अमेरिका नंबर 1 शक्ति है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये बाजी पलट जाएगी। मैक्सिमम 10 से 15 साल के अंदर अंदर ये बाजी पूरी तरह से पलट जाएगी, जहां अमेरिका दूसरी या तीसरी बड़ी शक्ति बन के रह जाएगा और चाइना नंबर 1 की शक्ति बन जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मिलिटरली हो, टेक्नोलॉजिकली हो या इकोनॉमिकली हो। और यही डर रूस को सता रहा है कि अगर ये चीन को अपने काबू में हमने नहीं लिया, या चीन को भी हमने कंट्रोल नहीं किया, तो हमारे सारे जो दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने के गेम प्लान है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो चाइना की जो सारी पॉलिसीज हैं वो एक्चुअली जूस के लिए खतरा बनकर निकल कर आई है, क्योंकि उनको एक बात तो पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के अंदर वो किसी भी किस्म का पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही मोसाद वहाँ पर उस किस्म का पेनिट्रेशन कर पाएगा जो बाकी देशों में कर पाता है। क्योंकि चाइना के अंदर एक सिस्टम है जो कि ना केवल जिनपिंग का है, बल्कि उससे पहले डेंग जियोपिंग थे, उससे पहले बाकी लोग थे। क्योंकि उनको जहाँ से जरा सा भी कहीं जासूसी का पता लग जाए तो फिर वो उसको मौत की सज़ा देने से पीछे नहीं हटते हैं। और करीब करीब 200 से ज़्यादा आर्मी के जो लोग थे उनको तो ऑलरेडी वो हटा चुके हैं। अब यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है? चाइना चुप बैठा है। ताइवान को हथियाने से पहले 2026-27 के इस साल के अंदर वो अमेरिका के सारे जो इस समय मिलिट्री वेयर्स हैं उनको इस समय चेक कर रहा है। वो देख रहा है कि भाई इनकी पावर कितनी है। कहते हैं बंधो मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। फिलहाल तो खाक नज़र सामने आ रही है, और अमेरिका के बहुत पावरफुल हथियार जिसके ऊपर बहुत इतराता था, अब चाइना को लग रहा है कि ये तो बहुत मामूली किस्म के हथियार है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। और चाइना को लग रहा है कि उसके पास इससे ज़्यादा बेहतर हथियार है, उसके एयरक्राफ्ट उनसे बेहतर हैं, उसके फ्रिगेट्स उससे बेहतर हैं, उसकी नेवी, उसके स्पाइंग शिप उससे बेहतर हैं। उसकी जो चीज़ें हैं वो उसके मुकाबले, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो वो तो कहीं से सेकेंडरी है ही नहीं, और ताइवान को तो कभी भी हथियार सकता है। तो वेपन की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर चाइना बहुत खुश है कि जो अमेरिका जो सोचता था कि उसका माइट बहुत बड़ा है, तो उसका माइट उतना बड़ा है नहीं। जो उस वॉर के अंदर पता लग गया कि अगर अमेरिका अगर ईरान के आगे स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिसके पास सिर्फ ड्रोन और मिसाइल पावर है, तो चाइना के सामने तो स्टैंड करने की बात ही नहीं बैठती ना कहीं पे। चाइना तो बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है यहाँ पर, इस बात को भी समझना होगा। इसके बाद बीजिंग जो है, यानी कि चाइना जो है, वो इस समय जो उसके जो मिलिट्री एसेट्स हैं सारे के सारे साउथ चाइना सी में या कोरिया के अंदर, वो सारे के सारे सिस्टम डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं। तो चाइना को इस बात की खुशी है कि अमेरिका का जो रेजिस्टेंस हो सकता है कोरिया में हो या फिर साउथ चाइना सी के अंदर है, उनके जो सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो वहाँ से हट के सारे चले गए हैं। तो उसके लिए तो मैदान एकदम से खुला है ताइवान को हड़प जाने के लिए। अब वो अपना मौका ताड़ रहा है, क्योंकि लोहा लगता है कि सिस्टम गर्म है और कभी भी हथौड़ा मार सकता है।
दूसरा अमेरिका के जो वीकनेसेस हैं, सारी स्ट्रेटजिकल वीकनेसेस हैं, डिसीजन मेकिंग वीकनेसेस हैं, मिलिट्री वीकनेसेस हैं, या जो क्रैक्स हैं उसकी एबिलिटी के अंदर, वो सारे के सारे निकल कर बाहर आ गए हैं। और चाइना अब इन सब का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि चाइना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात का एहसास चाइना को हो चुका है कि अमेरिका का मिलिट्री माइट उतना बड़ा है नहीं जितना परसीव करके गुब्बारे को फुलाकर दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि एक कई एनालिस्ट कह भी रहे हैं कि 2027 तो अब लंबी बात होगी, उससे पहले हो सकता है कि PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, इट्स रेडी फॉर इन्वेजन राइट नाउ ऑन द ताइवान। लेकिन कोई फिक्स डेट तो नहीं है। 2026 का जो एनुअल थ्रेट असेसमेंट स्टेट्स दैट चाइना हैज़ नो फिक्स टाइमलाइन फॉर अचीविंग यूनिफिकेशन एंड प्रेफर्स नॉन मिलिट्री मीन्स। अब रिस्क फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमेरिका अगर इंटरवीन करता है, क्या अमेरिका इंटरवीन करने की पोजीशन में है? और अगर अमेरिका इंटरवीन कर भी जाए मिलिटरली, तो क्या अमेरिका उस किस्म के हथियारों का यूज़ चाइना पे कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। उसके पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है अब अमेरिका के पास, एयर डिफेंस भी नहीं है। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के पास बहुत सारी ऐसी सो कॉल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल हज़ारों में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो सीधे कैलिफोर्निया हो या शिकागो हो या फिर वॉशिंगटन हो या न्यूयॉर्क हो, उनको हिट करेंगी। और उसको फिर ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना के साथ वॉर जो होगी वो फिर ऐसी वॉर होगी जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा और रशिया भी आ जाएगा, उसको फिर आप रोक नहीं पाएंगे। तो मुझे ये अब बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि अमेरिका इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस पछड़े में पड़ गया और उसने कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज़ कर दिया, तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की एक ऐसी बारिश हो जाएगी अमेरिका के ऊपर कि वो भी याद रखेगा, क्योंकि वो सोचता है कि जो डिक्लेयर्ड 600 बम है चाइना के पास, तो 600 नहीं है साहब, वो तो डिक्लेयर्ड 600 है। अदरवाइज तो मुझे लगता है 6000 से भी ऊपर होंगे। चाइना क्या करता है किसी को नहीं पता, और बहुत सीक्रेटिव है, और उसके पास तो सारी कैपेसिटी है। वो किसी की सैंक्शंस में भी नहीं आता। अमेरिका सैंक्शन लगाता है ईरान से, ये तेल खरीदता है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। इसके अलावा जो एक PLA का जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत उसके काम आ रहा है, यानी कि जो चाइनीज़ आर्मी है उसका जो मॉडर्नाइजेशन है, और हिस्टोरिकली जो उसका बिल्डअप है सिस्टम, वो फाइट एंड विन ए वॉर इन ऑन ताइवान या बाकी कहीं भी हो, वो पेंटागन को परेशान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वेपनरी, वो पुरानी होती चली जा रही हैं। तो अब चाइना ने एक जो नया अपना पूरा का पूरा एक डिफेंस स्ट्रेटजी, एक डिफेंस स्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, उसे देख के इस समय थोड़ा सा अमेरिका हैरान है। और अमेरिका को पता है कि अगर कहीं वो उलझ गया, चाइना से अगर कहीं उलझ गया, तो फिर उसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। भले उसके साथ NATO कंट्री भी आ जाए सारे के सारे मिलके, तो भी वो चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और जो सिटिंग डक्स हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको तो देख ही चुका है। और CM-302 के जो एंटी शिप वेपन्स हैं वो दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं, और वो तो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को 10 मिनट में डुबो सकते हैं। ये अमेरिका को पता है। तो अमेरिका को एक चीज़ का एहसास हो गया। तो ये जो गेम ऑफ पावर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर रूप से आई है कि चाइना का जो इमरजेंस है, इससे ज्यूस डर रहे हैं, क्योंकि ज्यूस को पता है कि चाइना के अंदर उनकी पेनिट्रेशन नहीं हो सकती, ना ही वो चाइना को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ना ही चाइना के अंदर वो अपनी लॉबी बना पाएंगे, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी तो है नहीं और प्योर कम्युनिस्ट पार्टी है। तो जो वल्नरेबिलिटी है इजराइल के लिए और जूस के लिए, वो वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती नज़र आएगी। और कल को ऐसा भी हो सकता है कि अगर अमेरिका चाइना से लड़ाई करता है या उसका विरोध करने की कोशिश करता है, तो इजराइल उसको सपोर्ट करता है, तो इजराइल को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब चाइना के लिए इजराइल या इजराइल को मसलना, एक किस्म से क्या कहते हैं, छोटा सा एरिया, बिल्कुल एक क्या कहते हैं ना कि एक हफ्ते की बात भी नहीं है, एक हफ्ते के अंदर ही पूरा का पूरा इजराइल A to लेके Z तक बर्बाद हो जाएगा। और न्यूक्लियर पावर हुई तो 2 दिन में बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। फिर 100 साल तक इस लैंड में कोई रहने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि रेडिएशन इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो चाइना की ये जो गेम ऑफ पावर है, उसने अब एक बात तो चेक कर ली है भैया, इसके पास, अमेरिका के पास वीकनेसेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटजिक वीकनेसेस है, डिसीजन की वीकनेस है, मिलिट्री की वीकनेसेस है, और इनके पास वो हथियार भी नहीं बचे हैं। यूक्रेन युद्ध हो या ईरान युद्ध हो, इनके सारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स हों या बम गिराने की क्षमताएं हों, वो भी जा चुकी हैं। और अगर कहीं खुदा न खास्ता चाइना से वॉर हो गई, तो ऐसा लगता है फिर तो अमेरिकन जो है वो अपनी कबर ही खोदेंगे, और क्या करेंगे। इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। एक भारत के लिए बुरी खबर है कि भारत का रुपया बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, और 93 रुपीज़ 71 पैसे पे आके आज अटका है, 94 को टच कर रहा है।
गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि 95 रुपये पे रुपया बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, लेकिन आज जो नई रिपोर्ट आई है, कई जो करेंसी एनालिस्ट है इंडिया कह रहे हैं कि 100 रुपये के आसपास अब रुपया धीरे धीरे खिसक रहा है और उसको रोक पाना मुश्किल होगा। अगर तेल के दाम 110 और 90 रुपये के बीच में या $100 से ऊपर रहते हैं तो फिर रुपया 100 के ऊपर जाएगा, इसको रोक पाना फिर नामुमकिन हो जाएगा और ये कुछ ही दिन की बात हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आपके आने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहें तो अच्छा लगता है। आते रहिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हैं, जीपे फ़ोनपे का लिंक भी दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आपका सपोर्ट भी मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगले अंक के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।